नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये कम्युनिकेशन सिस्टम की पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले भी दोस्तों हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलेबस है वो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सिलेबस ही नहीं पता, तो अगर आपने दोस्तों DFCCIL का नोटिफिकेशन डिटेल्स पढ़ा है तो उसमें सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को जो है चैनल पे यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप चैनल पर आएंगे तो आप वीडियो वाले सेक्शन में आपको आना है। तो सबसे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप दोस्तों वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर एक वीडियो है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, DFCCIL भर्ती 2023, जिसमें कि लिखा है लास्ट 30 डेज। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में लिखा है मैंने। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बताया जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है हमारे DFCCIL के। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल सिलेबस मैंने बताया तो वो आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर ही प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जरूर से आना है। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी DFCCIL इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर से विजिट करना है, फॉलो करना है। यहाँ पर अभी 2 ही वीडियो हैं और तीसरी अभी ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली अभी ये कम्युनिकेशन सिस्टम की वीडियो है, क्योंकि अभी हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे। इसी प्रकार से हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, चाहे वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो हमारा पावर सप्लाई हो, इन्वर्टर वगैरह हो, UPS वगैरह हो। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर हम MCQ वगैरह भी कुछ कवर करेंगे। कोशिश तो रही कि हम पूरा सिलेबस पढ़ सके, लेकिन अब टाइम कम है तो क्योंकि हमें MCQ भी पढ़ना है तो वो भी जो है हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे पढ़ने की। जितना हो पाएगा उतना जरूर से हम करेंगे, लेकिन ये कि आप जो है इस प्लेस को जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने मॉड्यूलेशन में, एनालॉग मॉड्यूलेशन में कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, इन सभी के बारे में पढ़ा था एकदम डिटेल से, DSBSC, SSBSC या फिर VSBSC। तो अगर आप सभी लोग नए हैं और आप कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले 2 वीडियो को और देखिएगा, उसी के आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, वो ये कि फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ही हम एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसका आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में। तो पल्स मॉड्यूलेशन में दोस्तों जनरली PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन यानी PPM ये होता है। अब इसके पहले दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे पल्स मॉड्यूलेशन को पढ़ने के पहले। अब यहाँ पर अगर आप नहीं जानते कि कंटिन्यूस एनालॉग में कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है, तो हालांकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर दोस्तों एनालॉग मॉड्यूलेशन में कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होता है, इसमें होता क्या है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है और जो कैरियर सिग्नल होता है वो भी एनालॉग फॉर्म में होता है। लेकिन जो पल्स मॉड्यूलेशन होता है इसमें होता क्या है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो तो एनालॉग फॉर्म में होता है, लेकिन जो कैरियर सिग्नल होता है वो हमारा पल्सेस की फॉर्म होता है, वो एनालॉग फॉर्म में नहीं होता है। और इसी प्रकार से एक और मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन, जिसमें कि आपने ASK FSK पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो हमारा मेन सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल होता है वो वहाँ डिजिटल फॉर्म में होता है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो वहाँ पर पल्सेस की फॉर्म में होता है। तो अभी हम दोस्तों पल्स मॉड्यूलेशन को पढ़ेंगे, PAM, PWM, PCM यानी PPM। लेकिन इसके पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। वो है दोस्तों सैम्पलिंग या फिर सैम्पलिंग प्रोसेस। अब एक और चीज़, यहाँ पर बहुत से लोगों ने बोला था कि भैया हिंदी में बनाया करो, रेलवे के स्टूडेंट है, हिंदी में नोट्स बनाना होता है। तो मैंने पूरी भरपूर कोशिश की है हिंदी में लिखने की। जितनी भी परिभाषाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ वर्ड दोस्तों ऐसे हैं जिनको मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, अगर हिंदी में लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए कुछ वर्ड को मैंने इंग्लिश में ही रखा हुआ है। तो समझते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। तो देखिए सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को या फिर एनालॉग सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है MT। इस पॉइंट पर दोस्तों इसका मान जो है 0 होगा। अब देखिए समय के साथ साथ एक कंटिन्यूसली जो है 0 से देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव तक। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली घट रहा है। तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली घट रहा है, तो इसको टाइम के साथ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब सैम्पलिंग प्रोसेस में हम करते क्या है, इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, ये कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा, ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें 2 चीज़ें याद जरूर से रखनी पड़ेगी। जो हमारा सैम्पल सिग्नल है,
जब हमारा सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सैम्पल्ड सिग्नल भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है या फिर सैम्पल्ड सिग्नल है, ये हमारे ओरिजिनल सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारा सैम्पल्ड सिग्नल है, इससे हम ये ऐसा होना चाहिए कि इससे हम वापस अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें, वो बना सके। तो ये दोस्तों दो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, सैम्पल्ड सिग्नल बनाने के लिए हम यहाँ पर सैम्पलिंग सिग्नल का भी काम में लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सैम्पलर के द्वारा, फिर जो हमारा सैम्पल्ड सिग्नल या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सैम्पलिंग रेट की या फिर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी की। अक्सर आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या फिर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सैम्पलिंग रेट या फिर सैम्पलिंग रेट फ्रिक्वेंसी होती क्या है। अब हमने अभी पढ़ा कि हमें एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना रहे हैं। तो यहाँ पर करते क्या, हम अलग अलग सैंपल लेते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, और उसके बाद जो है फिर हम अपना सैंपल्ड सिग्नल बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों द नंबर ऑफ सैंपलिंग या फिर द नंबर ऑफ सैंपल पर सेकेंड या फिर पर यूनिट, मीन्स एक टाइम पर कितने सैंपल लिए जा रहे हैं, तो उसी को हम सैंपल रेट बोलते हैं। मान लीजिए, या इसकी यूनिट जनरली सेकंड होती है। अब मान लीजिए 1 सेकंड में 50 सैंपल लिए तो 50 सैंपलिंग रेट हो गई, 1000 सैंपल लिए तो 1000 सैंपलिंग रेट हो गई। इसके बाद हम सैंपलिंग थ्योरम को देख लेते हैं। सैंपलिंग थ्योरम आप सभी ने सुना होगा। तो देखिए, सैंपलिंग थ्योरम कहता क्या है कि हम अपने एक कंटिन्यूस वेव सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से उसको अपने ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूस वेव सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब यदि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यदि हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी fs ये बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके, 2fm की। अभी यहाँ पर 2fm क्या है, fm यानी फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी, हमारे ओरिजिनल सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, यानी हमारा जो मैसेज सिग्नल उसकी फ्रिक्वेंसी की दोगुना हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं कि अपने कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में बदल सकते हैं। जो हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में, वो ज़्यादा हो किसके, हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के दोगुना हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में ऐसा क्यों किया है, तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, दो यहाँ पर अलग अलग सिग्नल हैं, यहाँ पर इनकी सैम्पलिंग में अंतर है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक सिग्नल है, इसमें देख सकते हैं इसकी सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, यानी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा सैंपल लिए गए हैं इस सिग्नल के। और यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है, यानी कम सैंपल लिए गए हैं। तो जिस सिग्नल में हमने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा सैंपल लिए गए हैं, तो उसका जो फाइनल सैंपल्ड सिग्नल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस सिग्नल से अगर हम अपना वापस ओरिजिनल सिग्नल कंस्ट्रक्ट करें तो वो कुछ दिखने में दोस्तों इस प्रकार से होगा, मीन्स लगभग हमारा ओरिजिनल सिग्नल जैसा ही हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली हमारे जो मेन सिग्नल है उसी के जैसा हम इसको वापस से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम है इस सिग्नल में, यानी सैंपल कम लिए गए, अब उससे अगर हम अपना ओरिजिनल सिग्नल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो है हम अपना ओरिजिनल सिग्नल इससे नहीं बना सकते। तो आपने देखा कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा होना ज़रूरी है, सैंपल ज़्यादा होने चाहिए, अदरवाइज हमारा ओरिजिनल सिग्नल हम नहीं बना सकते और डिस्क्रीट में भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग थ्योरम जनरली यही कहती है, जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए 2fm की या फिर बराबर होनी चाहिए 2fm की, तभी हम जो है ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं कि अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में और डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में बदल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर fs यानी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है 2fm से। तो देख सकते हैं ये हमारे सिग्नल है, इनके बीच में गैप है, जब हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है 2fm से ज़्यादा होती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2fm से ज़्यादा है तब भी हमारा काम चल जाएगा, और 2fm के बराबर है, यानी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो 2fm के बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सिग्नल जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये चल जाएगा। इसके बाद अगर दोस्तों ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 2fm से कम होती है तो ये यहाँ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल देख सकते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे और हमारा सिग्नल जो है ख़राब हो जाएगा। हम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में नहीं बदल सकते। तो इसलिए दोस्तों मिनिमम है वो कितना होना चाहिए, 2fm के बराबर होना चाहिए। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है या फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो क्या है, fs = 2fm। अब इसी को दोस्तों हम नाइक्विस्ट रेस्ट भी बोलते हैं, आप सभी ने सुना होगा नाइक्विस्ट रेस्ट। नाइक्विस्ट क्या है, नाइक्विस्ट रेस्ट दोस्तों एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिससे कि हम जो है सैंपल उस सिग्नल का ले सकें और वो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल सिग्नल को प्रदर्शित कर सके। नाइक्विस्ट रेट न्यूनतम नमूना दर को प्रदर्शित करती है, नमूना दर यानी सैंपल रेट को प्रदर्शित करती है जो किसी दिए गए सिग्नल का पूरी तरह से प्रदर्शित कर सके, मतलब किसी सिग्नल को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सके। तो इसको आप जरूर से याद रखिए कि आपसे पूछा जा सकता है
इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग टाइप्स की, कि सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है। तो जनरली सैम्पलिंग 3 प्रकार की होती है, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। अब जल्दी जल्दी से हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आइडियल सैम्पलिंग, की आइडियल सैम्पलिंग क्या होती है। तो देखिए आइडियल सैम्पलिंग को हम इंस्टेंटेनियस और या फिर इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर हम करते क्या है, सैम्पलिंग सिग्नल के तौर पे। देखिए सैम्पलिंग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल से मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो है हमारे सैम्पल्ड सिग्नल या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखने को मिलता है। तो आइडियल सैम्पलिंग में होता क्या है, जो सैम्पलिंग सिग्नल है उसमें हम इम्पल्स ट्रेन को लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इम्पल्स क्या होती है, देखिए ये पल्स ही है, लेकिन ये एक ऐसी पल्स है जिसकी कोई विड्थ नहीं है, मतलब चौड़ाई नहीं है, केवल वो वही उसी पॉइंट पर जो भी जिस पॉइंट पर हम ले रहे होंगे वैल्यू केवल उतना ही है, उसकी विड्थ नहीं है। तो इस आइडियल सैम्पलिंग को हम जनरली प्रैक्टिकली काम में नहीं लेते हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकली है। अब इससे नुकसान क्या होता है, तो देखिए हमारे सैम्पल सिग्नल में जो प्रत्येक इम्पल्स है उसका एरिया इनपुट सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होता है। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, तो ये मान लीजिए क्षण एक मान होता है, किसी क्षण पर लिया गया मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, तो उसके बराबर होती है हमारे इम्पल्स का एरिया। एरिया मतलब विड्थ, कहने का मतलब है कि इम्पल्स की विड्थ नहीं होती है। अब देखिए प्रत्येक इम्पल्स की अवधि बहुत ही कम होती है, अवधि मतलब विड्थ कम होती है, जिसके कारण सिग्नल क्या होता है, वो नैरो हो जाता है। अब नैरो सिग्नल होने के कारण जो ट्रांसमिटेड पावर होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब देखिए किसी सिग्नल की पावर बहुत ही कम है, तो जब उसको ट्रांसमिट किया जाएगा तो वो नॉइस में ही मिक्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सिग्नल। तो इसलिए हम आइडियल सैम्पलिंग को यूज़ नहीं लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेचुरल सैम्पलिंग की। अब देखिए नेचुरल सैम्पलिंग में हम सैम्पलिंग सिग्नल में जो है एक रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन को यूज में लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के पल्स को काम में लेते हैं, जिनकी की विड्थ भी होती है, मतलब कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है, जिसको कि हम टाउ बोलते हैं। और इनके बीच में दोस्तों पल्सेस के बीच में टाइम पीरियड भी होता है, जिसको कि हम टीएस बोलते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल सैम्पलिंग में हमने क्या किया, अपनी पल्स बदल दी है, जहाँ पर पल्स की विड्थ भी है और टाइम पीरियड भी है। इस पल्स को हम काम में लेते हैं नेचुरल सैम्पलिंग में। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे सैम्पलिंग सिग्नल होता है, जो पल्सेस होती हैं, वो देख सकते हैं उनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। अब जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसी के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पल्सेस हैं वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के एनवेलप को फॉलो कर रही हैं, यानी उसी को फॉलो कर रही हैं। अगर आप नहीं जानते कि एनवेलप क्या होता है तो अगेन आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ाया था, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी पल्सेस हैं वो उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। ये फ्लैट नहीं है, ये जो है टेढ़ी टाढ़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जनरली हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हमारे ओरिजिनल सिग्नल के एनवेलप को फॉलो कर रही हैं पल्सेस। तो जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है उसी प्रकार से इनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। मेरिट्स यानी एडवांटेज हैं, डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज हैं। तो मेरिट्स इसका ये है कि नेचुरल सैम्पलिंग सिग्नल का जनरेशन बहुत ही आसान होता है। डिमेरिट्स की बात करें तो लार्ज वैल्यू होने पर इंटरफेरेंस होता है। लार्ज वैल्यू मतलब कि जो लार्ज अगर जो पल्स की विड्थ है वो ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। अब इसमें दोस्तों हमें अपर्चर इफेक्ट देखने को मिलता है जनरली। अब ये क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। इसके बाद नेचुरल सैम्पलिंग में सैम्पल्ड सिग्नल का आयाम बदलता है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी वेव है, जो हमारी सैम्पल्ड पल्सेस हैं, यहाँ पर उनका जो है एम्पलीट्यूड यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर नॉइस जनरेट होगी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को, कि फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्या होती है। देखिए फ्लैट टॉप सैम्पलिंग और नेचुरल सैम्पलिंग केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पर जो हम सैम्पलिंग सिग्नल में पल्सेस काम में लेते हैं, उसके बाद जो सैम्पल्ड सिग्नल मिलता है हमें, उसमें जो पल्सेस होती हैं उनका टॉप जो है फ्लैट होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इनका टॉप जो है फ्लैट होता है। इनका टॉप हमारे मैसेज सिग्नल या इनपुट सिग्नल को एनवेलप को या फिर उसको फॉलो नहीं करता है। इनका टॉप जनरली फ्लैट होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जनरली फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हम एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट का प्रयोग करते हैं। इसी की मदद से हमारी जो पल्सेस है ये फ्लैट टॉप में आ पाती हैं। जैसा कि नेचुरल सैम्पलिंग में देख सकते हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि फ्लैट नहीं है पल्सेस का। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमारे पल्सेस का टॉप है वो यहाँ पर कंप्लीटली फ्लैट रहेगा। अब यहाँ पर इसके फायदे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक यहाँ पर नुकसान है, वो ये कि इसमें अपर्चर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो अपर्चर इफेक्ट क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कुछ ना कुछ सिग्नल का लॉस होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई वैल्यू सैंपल एंड होल्ड सर्किट ने कोई वैल्यू उठाई, तो
तो मान लीजिए इस पर उसका मान जो है 5 वोल्ट है। अब उसने सैंपल एंड होल्ड सर्किट ने इस पॉइंट पर वैल्यू ली, तो उसको वो कुछ समय तक होल्ड करेगा ताकि पल्स की विड्थ बन सके। तो उस जिस टाइम तक इसने पल्सेस को होल्ड किया, तो उस टाइम पर देखिए वोल्टेज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का हमारा 6 वोल्ट के आसपास पहुंच गया है। लेकिन हम इसको कितना मानेंगे, इस पल्स को मानेंगे जनरली 5। तो इसलिए दोस्तों इतने वोल्टेज का, हमारे इतने सिग्नल का तो यहाँ पर लॉस हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लॉस हमें देखने को मिलता है इस सैम्पलिंग के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी देखिए यहाँ तो लॉस कम ही है, जनरली कह सकते हैं 1 वोल्ट का लॉस है। लेकिन अगर पल्स की बीट और ज़्यादा हो गई तो लॉसेस यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 5 से सीधा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर लॉसेस और ज़्यादा हो जाएंगे अगर पल्स की बीट और ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही दोस्तों इसमें एक डिमेरिट से अपर्चर इफेक्ट इसी को बोलते हैं जनरली, कि जो यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन होता है, उसी को हम जो है जनरली अपर्चर इफेक्ट बोलते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि सैम्पलिंग आपको समझ आई होगी। सैम्पलिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अगर हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए सैम्पलिंग यहाँ पर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी जरूर से कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यहाँ पर पिछली वीडियो दोस्तों मैंने 11 के दिन अपलोड की थी, तो वहाँ पर सभी लोगों के घर में पूजा रही होगी, तो आप सभी लोगों ने उसको शायद से देखा नहीं, तो उसको भी आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा। उसमें भी मैंने आपको ज़रूरी टॉपिक्स बताए हुए थे, तो आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में। बाकी हम जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे अपने सारे टॉपिक। मुझे पता है कि टाइम बहुत ही कम है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो उनके लिए अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी बहुत यहाँ से हेल्प जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।